हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए समाजशास्त्र के जो पार्ट 6 है, समाजशास्त्र का पार्ट 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? जो सांस्कृतिक विविधता होती है उसका क्या अर्थ होता है और भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों कहा जाता है? तो पहले देखते हैं सांस्कृतिक विविधता होती क्या है। तो विविधता से तात्पर्य है भिन्नता। जिसको हम विविधता बोलते हैं उसका मतलब है भिन्नता, मतलब अलग अलग। जैसे हम बोल सकते हैं भारत एक विविधताओं वाला देश है, इसमें विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। मतलब भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, कई तरह के समुदाय हैं। भारत में सांस्कृतिक विभिन्न समुदायों के बीच संस्कृतियों की विभिन्नता जैसे भाषा, धर्म, कुल, जाति, पंथ इत्यादि के रूप में प्रतिबंधित होती है। मतलब भारत में सांस्कृतिक विविधता किसको हम बोलेंगे? जो भाषा में होगी, धर्म में होगी, जाति में होगी, कुल में होगी, इन सब को हम बोलते हैं सांस्कृतिक विविधता। तो क्या क्या होते हैं? और भारत एक बहुलतावादी समाज है, यहाँ विविधता में एकता है। मतलब कि सभी लोग चाहे विभिन्न धर्म के हों, साम्राज्य के हों, लेकिन सभी में एकता है। ठीक है, सब मिलजुल करके रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट है, साथ ही यह भी देखा जाता है कि विभिन्न समुदाय जैसे भाषागत समुदाय, धार्मिक समुदाय, सांप्रदायिक समुदाय इत्यादि एक राष्ट्र के रूप में समाहित हो जाते हैं, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। 1632 भाषाएं तथा बोलियां, विविध धर्म, मौसम की विविधता तथा प्राकृतिक विविधता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है? सामुदायिक पहचान क्या होती है? तो आप देख सकते हैं कि सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनापन पर आधारित होती है। इस प्रकार की पहचानें प्रदत्त कहलाती हैं। प्रदत्त पहचानें जैसे सामुदायिक पहचान से मुक्ति पाना कठिन होता है, यहाँ तक कि यदि हम इसे अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं तब भी लोग उन्हीं चिन्हों से जोड़कर हमारी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं तथा संबंधित व्यक्तियों की पसंद अथवा नापसंद इसमें शामिल नहीं होती। सामुदायिक संबंधों के बढ़ते हुए दायरे जैसे परिवार, रिश्तेदार, जाति, भाषा हमारी सार्थकता प्रदान करते हैं तथा हमें पहचान देते हैं। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अन्य क्वेश्चन देखते हैं, सभी चाहे लघु दीर्घ सभी प्रश्न हैं इस वीडियो में जो इस चैप्टर से बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है लिंक। अगर आप जो है उससे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जा कर के आरुषि क्लासेज सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित हैं? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ, राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। जो राष्ट्र शब्द है, जो इसका ये क्या है, एक समुदाय होता है। राष्ट्र क्या होता है? एक समुदाय होता है। इसका वर्णन कर सकते हैं लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसके पास अपना राज्य होता है। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, निर्जातीयता, इतिहास, भाषा अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसे साझी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कि राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में संकुल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर लिखा हुआ है, राज्यों ने अपने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने का प्रयास किया है। राज्यों ने आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों के द्वारा उनके नागरिकों की निष्ठा तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश राज्य ऐसा मानते थे कि सांस्कृतिक विविधता खतरनाक है तथा उन्होंने इसे खत्म करने अथवा कम करने का प्रयास किया। इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या होता है? आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है? जो क्षेत्रवाद होता है वो क्या होता है और ये किन कारकों पर निर्भर करता है? क्षेत्रवाद हम बोल सकते हैं जैसे कोई भौगोलिक क्षेत्र में जैसे जन्मा है, पला बढ़ा है, तो और उसको लेकर के ज़्यादा वो क्या रहता है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करे, एक दूसरे से ऊंचा अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, तो इसको हम क्षेत्रवाद बोल सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इस तरह के विशेष क्षेत्रों को उनके पहचान चिन्हों की भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है तथा क्षेत्रीय वंचन का भाव आग में घी का काम करता है। भारत में क्षेत्रवाद की जड़ें यहाँ की विविध भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों तथा विविध धर्मों पर आधारित है। भारत का बंटवारा इस प्रकार के क्षेत्रवाद को संरक्षण प्रदान करने का एक माध्यम रहा है। प्रेसिडेंसी से राज्य तक का सफर क्या रहता है? इसका जो पूरा आंसर लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी राय में भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित या अहित क्या है? आजकल कुछ ऐसे राज्य गठित किए गए हैं जो भाषाई राज्य पर है, भाषाई पर आधारित है, मतलब भाषा के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा कि तेलंगाना राज्य बना है जो वो भाषा के आधार पर बना है। तो इससे क्या होता है, इससे भी एकता का जो है खंडन होता है, मतलब एकता में कमी आती है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत होती है? तो अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, इसके विषय में डिटेल से लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक आमतौर पर सुविधा वंचित समूह होता है। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग बगैर किसी योग्यता के किया जाता है तो यह तुलनात्मक रूप से बड़े तथा सुविधा वंचित समूहों को प्रतिबंधित करता है। आगे लिखा हुआ है, समाज शास्त्रीय अवधारणा के द्वारा अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों की सामूहिकता की भावना होती है। इसके साथ ही सामूहिक एकता तथा एक दूसरे के जान माल के साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़े रहने की भावना होती है। इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है? आप लोगों ने भी सुना होगा सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा है बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में कम्युनल का अर्थ होता है समुदाय अथवा सामूहिकता से जुड़ा हुआ, जो कि व्यक्तिवाद से भिन्न होता है। इस शब्द का अंग्रेजी अर्थ तटस्थ है, जबकि दक्षिण एशियाई अर्थ प्रबल रूप से आवेशित है। पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपने ही समूह को वैध अथवा सर्वश्रेष्ठ मानती है और जो दूसरे समूह हैं अन्य समूहों को निम्न, अवैध या फिर अपना विरोधी मानती है। इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में वह विभिन्न भाव अर्थ कौन से हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षवाद को साझा समझा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? पहली बात, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी एक धर्म को श्रेष्ठ न मानना, बल्कि सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानना, सभी धर्मों को इक्वल मानना। जैसे हमारे धर्म में, हमारे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हमारा जो संविधान है, हम बोलते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत में सभी धर्म बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म श्रेष्ठ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इसका जो आंसर लिखा हुआ है डिटेल से
आप इसको पढ़ लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज नागरिक समाज संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इस चैप्टर के, जो आपका चैप्टर है इसमें 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है इस प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हीं में से कुछ न कुछ पेपर में पूछ लिया जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे